जिस दिन मेरे माता पिता अलग हुए उसी दिन मेरे भाई और मैंने अपने अपने माता पिता चुने। छोटे भाई ने बिना हिचकिचाए अपने पिता को चुना, जिनकी कंपनी थी, और मुझे अपनी माँ को चुनना पड़ा, जिनके पास कोई काम नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 1 महीने बाद ही पिता की कंपनी दिवालिया हो जाएगी। छोटा भाई अपने पिता के साथ कर्ज से बचने के लिए भटकता रहा, लेकिन मैं अपनी माँ के साथ थी, जिसने एक अमीर परिवार में शादी कर ली, और मैं ऐशो आराम से रहने लगी। मेरी रंगीन जिंदगी देखकर छोटा भाई जलने लगा। उसने यूनिवर्स यॉट चलाकर मुझे टक्कर मार दी। आंखें खुली तो मैं फिर उसी दिन लौट आई जब माता पिता अलग हुए थे और भाई बंटे थे। मैंने फिर कहा, अब फैक्ट्री लाभ में नहीं है, तुम सिर्फ एक को ही पाल सकते हो। लिन तियान तुम्हारे साथ रहेगा, लिन हाओ मेरे साथ रहेगा। उसका शरीर मजबूत है, मदद भी कर सकता है। लिन ग्वांगडोंग की नजरें बचने लगी। वो अपने दोनों बेटों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लिन ग्वांगडोंग, तुमने अच्छा हिसाब लगाया है। सुना है तुम्हारी फैक्ट्री टूटने वाली है। तुम लिन हाओ को मजे के लिए रखना चाहते हो और बीमार बच्चे को मुझे देना चाहते हो। मैं कहती हूं, ऐसा नहीं होगा। मुझे लिन हाओ चाहिए। लिन तियान तुम्हें मिलता है। पिछले जन्म में भी इसी मोड़ पर माता पिता एक दूसरे पर मुझे थोप रहे थे। कोई मुझे नहीं चाहता था, सब लिन हाओ को चाहते थे, जो मीठा बोलता था और मजबूत था, और मुझे कचरे की तरह मां के पास फेंक दिया गया। नतीजा, पिता ने मुआवजे का पैसा जुए में गंगा दिया, सब खो दिया। लेकिन मेरी मां ने तलाक के बाद शहर के प्रसिद्ध रियल एस्टेट परिवार के वारिस लिन झेन हुआ से शादी कर ली। अचानक एक आवाज ने सबकी बहस रोक दी, साथ जाना चाहता हूं। मुझे मत रोको। मैंने अचानक मुड़कर अपने पास बैठे भाई को देखा। उसी पल मुझे समझ आ गया, मैं अकेली नहीं हूं जो वापस आई हूं। लिन हाओ भी वापस आया है। लिन ग्वांगडोंग हैरान था। क्या ये छोटा बेटा नहीं था जो हमेशा उसके सबसे करीब था? लिन हाओ ने अपने पिता को नफरत से देखा, फिर सिर झुकाकर झाओ माई की तरफ थकी मुस्कान के साथ बोला, मां, मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा। झाओ माई इस अचानक इकरार से चौंक गईं, फिर उनके दिल में खुशी भर गई। ठीक है, तो लिन तियान तुम्हारा है, मान लेते हैं, एक एक बच्चा। आगे चलकर बुढ़ापे या मौत में कोई संबंध नहीं रहेगा। लिन ग्वांगडोंग मना करना चाहता था, पिता, मैं आपके साथ। लिन हाओ लगभग हंस पड़ा, फिर बनावटी अंदाज में मुझसे बोला, मुझे दोष मत देना। मां की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी देखभाल करनी है। तुम हमारे भाई हो, तुम्हारा पिता के साथ जाना सही है। बाद में मेरे पास पैसे होंगे, तुम्हें खाने को दूंगा। मैंने लिन हाओ के विजयी चेहरे को देखा। उसकी आंखों में हल्की ठंडी चमक थी। पिछले जन्म में तुमने इसी चेहरे से मुझे मार डाला था, इस जन्म में मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूं? वो लिन झेन हुआ ऊपर से एक उलझा हुआ व्यापारी है, लेकिन अंदर से बेहद विकृत मानसिकता वाला आदमी है। पिछले जन्म में मैं कई बार मौत के मुंह से बची, जब तक वो हिंसक मौत नहीं मरा। इस बार तुम्हें अपने अंजाम का सामना करना होगा। क्योंकि छोटा भाई इतना आज्ञाकारी है, तो मां की अच्छी सेवा करो, ठीक है? जल्दी साइन करो। लिन हाओ ने समझौते पर जल्दी से साइन किया और मां का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। जाते जाते उसने मुझे मुंह बनाकर इशारा किया, सबका हिसाब चुकाना होगा। दरवाजा जोर से बंद हो गया। लिन ग्वांगडोंग ने हाथ में कागज देखा, उसका चेहरा काला पड़ गया। फिर मेरी तरफ मुड़कर चिल्लाया, तेरी वजह से मेरा नसीब खराब हुआ है। उठ, आज रात खाने को कुछ नहीं है, पैसे बचाने हैं। ये कहकर वो चला गया। मैंने अपने पिता की पीठ को देखा। मैं जानती थी कि वो कैसा इंसान है, स्वार्थी, घमंडी और जुआरी। मजबूती से बैठो। मेरी पिता और मैं वहां वापस गए। एक छोटा कमरा, एक बेडरूम वाला, फर्श खाली बियर की बोतलों और टेकअवे डिब्बों से भरा था। कोने में पीले पड़े पुराने अखबारों का ढेर था। हवा में हैंगओवर की खट्टी गंध भरी थी। वो छोटा कमरा तुम्हारा है, खुद साफ करो। लिन ग्वांगडोंग ने उस अकेले बेड वाले स्टोर रूम की ओर इशारा किया, फिर लिविंग रूम में बैठकर फोन निकालकर कॉल करने लगा। एक ही बेटा है, आज रात 3 में से 1 कम है। फोन रख दिया। उसकी आंखों की धुंध हट गई, उसकी जगह जुआरियों वाली खास उत्तेजना आ गई। उसने घर में तलाश कर अपनी आखिरी बचत निकाली। तुम्हें निकलना होगा। बड़े लोग बच्चों की परवाह नहीं करते। भूख लगे तो फ्रिज में नूडल्स हैं। और सिक्योरिटी दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं हल्के से हंसा, जाओ जाओ, हारो। जब तक पूरी तरह नहीं हारोगे, कैसे बदलोगे? किस्मत का ठेला, दुख बुलाने के लिए शराब। मैंने घर साफ नहीं किया, बल्कि लिविंग रूम में जाकर आज का अखबार उठाया। मेरी नज़र अखबार के कोने में एक छोटी सी खबर पर टिक गई। क्यूजो टेक्नोलॉजी दिवालिया होने के कगार पर है। सूचिंग, एक मजबूत महिला, भरोसे के संकट में है। कई पार्टनर पीछे हट गए। मैंने दीवार की घड़ी देखी, शाम के 5:30 बजे। पिछली जिंदगी की याद के अनुसार आज शाम सूचिंग कर्ज वसूलने वालों से बचने के लिए
शहर के पश्चिम में लाओवांग के बारबेक्यू स्टॉल पर अकेले जाएगी। ये सोचकर मैं हंसा। तुम्हें जुआ खेलना पसंद है तो बेटा तुम्हें बड़ा दांव खिलाएगा। जल्द ही मैं शहर के पश्चिम में लाओवांग बारबेक्यू पर पहुंच गया। अंदर नहीं गया, बल्कि कोने की छाया में खड़ा होकर चुपचाप देखने लगा। जल्द ही मैंने अपने पिता लिन गुआंगडोंग को देखा। आज किस्मत बहुत खराब थी। शाम से पहले ही उसे बाहर निकाल दिया गया था। वो सबसे बाहर की टेबल पर बैठा था। सबसे सस्ती शराब, 2 डिश और 1 प्लेट मूंगफली मंगाई थी। सब मनहूसियत है, तलाक के बाद ही पैसे हारते हो। तभी एक काली मर्सिडीज आकर रुकी। दरवाज़ा खुला, एक महिला उतरी, कोने में जाकर खाली टेबल पर बैठ गई। 10 सीख कबाब और 1 बोतल बियर। मैंने आंखें बंद की। मौका आया था, लेकिन सीधे जाकर बात नहीं कर सकता। अभी सूचिंग बहुत सतर्क है। कोई भी जानबूझकर पास आने वाला संदिग्ध लगेगा। सबसे अच्छा तरीका था कि लिन गुआंगडोंग से टकराए। मैंने घबराहट का नाटक किया और लिन गुआंगडोंग की ओर भागा। तुम यहाँ क्यों हो? घर की पानी की पाइप फट गई। मेरे अचानक आने से लिन गुआंगडोंग गुस्से में आ गया। फटे तो फटे, मुझे क्यों ढूंढने आए हो? वो अचानक उठा और मुझे थप्पड़ मारने को हाथ उठाया। मैं डर कर पीछे हटा, जैसे घबरा गया हूं। असल में कौन पहले ही तय कर चुका था। थप्पड़ खाली गया, लेकिन उसका पैर स्टूल से टकराया और वो पीछे की ओर गिर पड़ा। सीधे जाकर सूचिंग से टकराया, जो अभी शराब की बोतल लेकर आ रही थी। सूचिंग बच नहीं पाई और उससे टकरा गई। उसका पहले से कमजोर दिल इस टक्कर से बुरी तरह प्रभावित हुआ। चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। छाती पकड़कर दर्द से कराहने लगी। मेरी कमर तुमने तोड़ दी, पैसे दो। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सूचिंग की सांस तेज हो रही थी। ठंडा पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे। वो बैग से दवा निकालना चाहती थी, लेकिन लिन गुआंगडोंग ने बैग की बेल्ट पर पैर रख दिया। मरे होने का नाटक क्यों कर रही हो? सूचिंग की हालत खराब थी, लेकिन वो रुकी नहीं। शराब के नशे में और उग्र हो गया। जब सूचिंग की चेतना धुंधली होने लगी, निराशा का क्षण आया। मैंने अचानक शराबी लिन गुआंगडोंग को धक्का देकर हटाया। मुझे फर्क नहीं पड़ता। लिन गुआंगडोंग चौंक गया। तू कमीने, मुझे धक्का देने की हिम्मत? मैं तुरंत झुका। सूचिंग का बैग साइड से खोलकर एक छोटी सफेद दवा की बोतल निकाली। कुछ गोलियां निकाली, उसे खोलकर सूचिंग के मुंह में डाल दी। दोनों हाथों से उसकी पीठ संभाली। सब ठीक है। दवा का असर तुरंत हुआ। सूचिंग ने धुंधली नजर में एक कोमल लेकिन दृढ़ चेहरा देखा। उस पल आसपास की आवाजें जैसे गायब हो गईं। सिर्फ उस युवक के हाथों की गर्माहट रह गई। कुछ मिनट बाद उसकी सांस सामान्य हो गई। कौन है? माफ कीजिए, वो शराबी मेरा पिता है। आज के मेडिकल खर्च मैं दूंगा। दूर खड़ा लिन गुआंगडोंग यह सुनकर फिर भड़कने वाला था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। फिर सूचिंग को अस्पताल ले जाया गया। जब सूचिंग को भर्ती किया गया, मैंने कहा, डॉक्टर ने कहा कि आपको कार्डियक सिंकोप, अत्यधिक थकान और हाइपोग्लाइसीमिया है। अभी जो फास्ट एक्टिंग दिल की दवा दी गई वो समय पर थी, नहीं तो आप आईसीयू में हो सकती थी। उसकी वर्षों की पेशेवर आदतें, तुरंत उसकी सतर्कता लौट आई। तुम्हारे पिता कहाँ हैं? होश में आने के लिए पुलिस स्टेशन में। सूचिंग चौंक गई। उसने रिश्तेदारों में कभी ऐसी ईमानदारी नहीं देखी थी। और एक शांत, लगभग निर्दयी सा किशोर। तुम्हें डर नहीं कि वो बाहर आकर तुम्हें मारेगा? उस पर बहुत कर्ज है। अब मैं ही उसकी आखिरी उम्मीद हूं। वो हिम्मत नहीं करेगा। इसके मुकाबले मिस्टर सू, आपको अभी ज्यादा चिंता करनी चाहिए। क्यों? जो टेक्नोलॉजी की टूटी हुई पूंजी श्रृंखला की समस्या। जब आप अभी बेहोश थीं, आपका फोन 13 बार बजा। सब रिमाइंडर थे। उसकी आंखें तुरंत तेज हो गईं। तुम्हें किसने भेजा? मैंने अपने स्कूल बैग से एक कागज निकाला और उसके सामने रखा। मेरा नाम लिन तियान है। मुझे किसी ने नहीं भेजा। अगर आप सुनना चाहें तो शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूं। सप्लायर्स के सप्लाई काटने की समस्या। सूचिंग ने कागज की ओर देखा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। यह कोई जटिल बिजनेस मॉडल नहीं था, बल्कि एक साधारण सप्लाई चेन लॉजिक डायग्राम था। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर ऐसे छोटे कारखानों के नाम लिखे थे जिनके बारे में उसने कभी नहीं सुना था या नजरअंदाज किया था। हैंग टी ग्रुप ने आपके कोर कंपोनेंट्स के चैनल ब्लॉक कर दिए हैं, लेकिन ये छोटे चैनल वे ब्लॉक नहीं कर सकते। जहां तक मुझे पता है, इन फैक्ट्रियों की टेक्नोलॉजी पहले ही मानक तक पहुंच चुकी है, बस ब्रांड सपोर्ट ना होने की वजह से दबाई गई है। अगर आप अभी स्तर थोड़ा कम करें, उन्हें ऑर्डर दें और भविष्य में हिस्सेदारी का वादा करें, तो यह समस्या हल हो सकती है। ये मेरे खुद के विचार नहीं थे, बल्कि पिछले जीवन में सूचिंग ने 3 महीने की जद्दोजहद के बाद यही रास्ता निकाला था।
मैंने ये तैयार जवाब से सीधे उसके सामने रख दिया, जब उसने अभी समाधान सोचना शुरू भी नहीं किया था। जितना वह सुनती गई उतनी ही डर गई। इस किशोर की सोच शांत थी, नजरें तेज, बिल्कुल किसी झुग्गी में पले गरीब छात्र जैसी नहीं, बल्कि कई सालों से व्यापार में डूबे किसी बूढ़े लोमड़ी जैसी। तुम क्या चाहते हो? अपने पिता को जेल में कम दिन रुकवाना? आया। नमस्ते अंकल ली। ली जेनहुआ ने उसकी ओर देखा भी नहीं। वह वाइन कैबिनेट तक गया और एक गिलास रेड वाइन डाली। जाओ माए, यही है तुम्हारा समझदार छोटा बेटा। हाँ, हाउ जी बहुत आज्ञाकारी है, उस चुप रहने वाले लड़के जैसा नहीं। जाओ माए मुस्कुराते हुए बोली और लिन हाओ को आगे ढकेला। अंकल ली को प्रणाम करो, आगे हमें इन्हीं पर निर्भर रहना है। लिन हाओ थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन इस आलीशान घर को देखकर उसके घुटने खुद झुक गए। ली जेनहुआ ने हल्के स्वर में कहा, जरूरत नहीं, मुझे ये पुराने रिवाज पसंद नहीं, लेकिन ली परिवार में आना है तो नियम मानने होंगे। वह मुड़ा। चश्मे के पीछे उसकी आंखों में अजीब चमक थी। घर में चलते समय आवाज 30 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मुझे शोर पसंद नहीं। दूसरा, हर सुबह और शाम आधा घंटा इस लिविंग रूम में घुटनों के बल बैठना होगा, आत्म अनुशासन के लिए। मेरी अनुमति के बिना बाहर जाना मना है, और बिना इजाजत कोई दोस्त घर नहीं लाना। बाहर मेरा नाम लेना मना है। लिन हाओ चौंक गया। ये कैसे नियम है? अंकल ली जेनहुआ की आवाज ठंडी हो गई। पिता कहो। लिन हाओ डर से कांप गया और अनायास जाओ माई की ओर देखने लगा। झाओ माई ने उसे बेबसी से आंख मारी। ली जेनहुआ संतोष से मुस्कुराया। बहुत अच्छा। वो आगे आया और लिन हाओ के सिर पर हाथ फेरा। आज रात स्वागत भोज है, मेरे आदमी को कहो कि बेसमेंट से 82 साल की लाफाइट की बोतल लाए और बर्तन भी ले आए। झाओ माई का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसे कुछ डरावना याद आ गया हो। फिर भी वो कांपते हुए चली गई। 10 मिनट बाद लिन हाओ सामने रखे बर्तनों को देखकर स्तब्ध रह गया। वो चाकू फोर्क नहीं था, बल्कि एक पतली चांदी की कोड़ा थी, ठंडी चमक के साथ। ली जेनहुआ ने शालीनता से वाइन का घूंट लिया। इस घर में इनाम चाहिए तो पहले आज्ञा मानना सीखो, यही तुम्हें कुलीन बनाता है, समझे? लिन हाओ ने डरकर झाओ माई की ओर देखा। झाओ माई ने सिर झुका लिया, बेटे की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। हाउजी आज्ञाकारी है। पिछले जीवन में लिन हाओ ने सिर्फ मेरी चमक देखी थी, लेकिन यह नहीं जाना कि मेरे ब्रांडेड कपड़ों के नीचे कितने घाव छिपे होते थे। मुझे नहीं चाहिए। आखिरकार लिन हाओ ने विरोध किया। वो मुड़कर भागने लगा। एक तेज आवाज हुई। ली जेनहुआ के हाथ का कोड़ा सांप की तरह लहराया और सीधा लिन हाओ की टांग पर पड़ा। लिन हाओ चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया। ली जेनहुआ उसके पास आया, जूते से उसके हाथ को दबाकर कुचल दिया। इस घर में आ गए हो तो या तो सीधे निकलो या फिर लाश बनकर। दर्द से लिन हाओ के आंसू और नाक बहने लगे। उसने मन ही मन गाली दी। लिन तियान, तुझे पहले से पता था, तूने जानबूझकर मुझे इस नरक में धकेला। उसी समय मैं शहर की झुग्गी में एक टूटे फूटे कमरे में लिन वोडोंग के लिए एक पत्र लिख रहा था। मैं चाहता हूं कि तुम जुए से नाता तोड़ दो। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान थी। बुरे का अंत बुरा ही होता है। यह पहला सबक है, अपनी अमीर जिंदगी का आनंद लो। 3 दिन बाद जब लिन वोडोंग हिरासत से बाहर आया, वो थका हुआ था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक काली मर्सिडीज उसे लेने आएगी। खिड़की नीचे हुई। मैं अंदर बैठा था। बैठो। मैंने उसे एक दस्तावेज थमाया। साइन करो। लिन वोडोंग ने पढ़ा। मैं लिन वोडोंग के 20,000 युआन के सूदखोरी कर्ज की जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन शर्त है, तुम्हें अपना पहचान पत्र और घर का रजिस्ट्रेशन देना होगा। हर खर्च मुझसे पूछकर करना होगा, और फिर कभी जुआ नहीं खेलोगे, नहीं तो मैं भुगतान रोक दूंगा। ये तो हद है। लिन वोडोंग गुस्से में था, लेकिन ड्राइवर ने ठंडी नजर से देखा तो वह डर गया। ठीक है, साइन करता हूं, बस मेरा कर्ज चुका दो। वह बड़बड़ाते हुए साइन कर दिया। मन में सोच रहा था, पहले इससे पैसे दिलवा लूं, फिर देखूंगा कौन मानता है इसकी बात। गाड़ी एक अपार्टमेंट के नीचे रुकी। आज से तुम खाना बनाओगे और घर संभालोगे। मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। यह कहकर मैं स्टडी में चला गया। 3 दिन की तैयारी के बाद एचटीसी ग्रुप द्वारा रोके गए ऑर्डर अब पास हो चुके थे। जिन छोटे कारखानों से मैंने संपर्क किया था, उन्होंने गुप्त उत्पादन शुरू कर दिया। मैं अपने पिछले जीवन के वित्तीय ज्ञान से सूचिंग की कंपनी के अकाउंट्स ठीक कर रहा था। अंदर के लोगों द्वारा किए गए घोटालों को एक एक करके बंद कर रहा था। इन दिनों सोचिंग मुझे देखती रहती थी। शुरुआती शक अब हैरानी में बदल गया था, और उसमें हल्की निर्भरता भी आ गई थी। उसे लगा यह किशोर एक खजाना है। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और इंसानी दिमाग सब समझता है। लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। 1 हफ्ते बाद लिन हाओ को भागने का मौका मिला।
ली जेन हुआ बिजनेस ट्रिप पर था। जाओ माय ब्यूटी सैलून गई थी। लिन हाओ घायल हालत में जाओ माय के 100 युआन चुराकर भाग गया। उसके मन में सिर्फ एक बात थी, लिन वॉडोंग और लिन टियान को ढूंढना। वो उस नरक जैसे घर में नहीं रह सकता था। उसे हर रात घुटनों के बल बैठकर नियम याद करने पड़ते थे। एक शब्द गलत होने पर सजा मिलती थी। वो मांस खाना चाहता था, लेकिन उसे सिर्फ उबली सब्जियां मिलती थी। याददाश्त के सहारे वो उस रेस्टोरेंट तक पहुंचा जहां पहले लिन वॉडोंग उसे लाया था। एक हाई एंड सी फूड रेस्टोरेंट के बाहर उसने 3 लोगों को देखा जो अंदर जाने वाले थे। वो था लिन वॉडोंग और सूचिंग। आज उसकी कंपनी के संकट के हल होने की खुशी में दावत थी। उसने खास तौर पर लिन टियान और उसके पिता को बुलाया था। लिन हाओ यह देखकर सहन नहीं कर पाया। उसने मुझे देखा, एक फिटिंग कैजुअल सूट में, और सूचिंग के साथ हंसते बात करते हुए। दोनों एक साथ खड़े थे, असली माँ और बेटा। लिन वॉडोंग ने नया खरीदा हुआ तांग सूट पहना हुआ था। हालांकि अभी भी वह दबा दबा सा लगता था, लेकिन कम से कम साफ और ठीक ठाक दिख रहा था। लिन वॉडोंग ने कहा, मैं तो लगभग पहचान ही नहीं पाया। लिन हाओ ने यह दृश्य देखा तो उसकी मानसिकता तुरंत टूट गई। जलन और शिकायतें उसके दिमाग में तुरंत भर गईं। वो दौड़ कर आया और मेरी कॉलर पकड़ ली। चिल्लाया, लिन टियान, तुम मुझे बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें पहले से पता था कि वो आदमी पागल है। तुमने जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाया। मैंने अपने पागल भाई को बिना भाव के देखा, उसे मुझे पकड़ने दिया। मेरी आवाज ठंडी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। यह तुम्हारा अपना चुनाव था। रोने से भी कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन लिन हाओ ने मेरा हाथ छोड़ दिया और झू चिंग की ओर मुड़ा। वो झू चिंग को नहीं जानता था, बस उसे एक अमीर औरत समझ रहा था जिसे लिन वॉडोंग ने फंसा लिया है। ठीक है, तुम अभी अभी तलाक हुआ और तुरंत एक अमीर औरत ढूंढ ली। ये औरत अंधी है जो तुम पर फिदा हो गई। लिन हाओ ने झू चिंग की ओर उंगली उठाकर कहा, आंटी, इन बाप बेटे के झांसे में मत आना। ये जुआरी हैं, चालाक और छोटे लोग हैं। ये सिर्फ तुम्हारे पैसे ठगना चाहते हैं। इस बार ना लिन टियान ने कुछ किया, ना लिन वॉडोंग ने, बल्कि झू चिंग ने। झू चिंग का चेहरा ठंडा हो गया और उसने लिन हाओ की ओर देखा। यही वो छोटा बेटा है जिसे तुम्हारी पूर्व पत्नी ले गई थी। सच में बिल्कुल अशिक्षित है। उसने जोरदार थप्पड़ मारा। लिन हाओ के मुंह के कोने से खून निकलने लगा। वो पूरी तरह हैरान था। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता है मेरे पिता अब कौन है? ली जेंगुआ। मानो या ना मानो, मैं उसे कहूंगा कि वो तुम्हें खत्म कर दे। लिन हाओ ने डराने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ली जेंगुआ का नाम सुनते ही झू चिंग की आंखों में घृणा झलक गई। एक बिजनेस प्रतिद्वंदी के रूप में वो जानती थी कि ली जेंगुआ कैसा आदमी है। एक अचानक अमीर बना इंसान जो तोड़फोड़ से ऊपर आया है और जिसकी निजी जिंदगी भी गंदी है। झू चिंग ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए अपने बैग से एक बिजनेस कार्ड निकाला और हल्के से लिन हाओ के चेहरे पर फेंक दिया। जाकर ली जेंगुआ से कहना, मैं झू चिंग हूं। अगर वो अपने कुत्ते को संभाल नहीं सकता तो मुझे उसके कुत्ते का घर गिराने में कोई दिक्कत नहीं। हालांकि लिन हाओ झू चिंग को नहीं जानता था, लेकिन आसपास के सिक्योरिटी गार्ड और वेटरों का सम्मानपूर्ण रवैया देखकर और लिन वॉडोंग के चेहरे के भाव देखकर उसे समझ आ गया कि वो बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। लिन हाओ ने लिन वॉडोंग की ओर देखा और परिवार का सहारा लेने की कोशिश की। मैंने बहुत दुख झेला है। ली जेंगुआ मेरी मां को मारता है और मेरी परवाह नहीं करता। मैं वापस आना चाहता हूं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। लिन वॉडोंग ने अपने बेटे को रोते हुए देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसके शरीर के चोटों को देखकर लगा कि उसने बहुत कष्ट झेला है। वो आगे बढ़कर उसे गले लगाने ही वाला था। मैंने लिन वॉडोंग की ओर देखते हुए कहा, क्या आपको हमारा समझौता याद नहीं है? अब जो भी पैसा आप कमाते हैं वह मेरी वजह से है। अगर आप इस एहसान फरामोश को वापस लाना चाहते हैं तो मैं अभी चला जाऊंगा। आप खुद उसे पालिए। अगर ली जेंगहुआ को पता चला कि आपने उसके सौतेले बेटे को छुपाया है तो क्या आपको लगता है वह आपकी टांगें नहीं तोड़ेगा? लिन वॉडोंग तुरंत रुक गया। जीवित रहने के सामने उसका सस्ता पितृप्रेम तुरंत टूट गया। उसने हाथ रगड़े और नजरें चुराते हुए कहा, वो चूंकि तुम्हारी मां ने तुम्हें चुना है, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। बेहतर है तुम वापस जाओ। लिन हाओ जैसे बिजली गिरने से स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास से अपने पिता को देखा। जो पिता पहले उसकी हर बात मानता था, अब पैसे और स्थिरता के लिए उसे ऐसे ठुकरा रहा था जैसे कोई गेंद हो। उसने मेरी ओर घूर कर देखा। मैं धीरे धीरे अपनी कफ ठीक कर रहा था। देखो, यही वो शॉर्टकट है जिसे तुमने चुना था। झू चिंग ने घृणा से हाथ हिलाया। इसे बाहर निकालो। कई सिक्योरिटी गार्ड तुरंत आए। लिन हाओ को पकड़कर बाहर खींच ले गए। मुझे छोड़ दो लिन टियान, लिन वॉडोंग, तुम लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं वापस आऊंगा। मैं जरूर तुम्हें पछताने पर मजबूर करूंगा। लिन हाओ की गालियां दूर होती गईं और राहगीरों का ध्यान आकर्षित करती रहीं। कमरे का माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। लिन वॉडोंग असहज बैठा था। उसे लगा कि उसकी इज्जत चली गई है।
और बेटे के लिए भी दुख हो रहा था। उसने सिर झुका लिया और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। झू चिंग ने दिलचस्पी से पूछा, तुम्हें पता था कि वो आएगा? मैंने उसे चाय का कप भरकर दिया और कहा, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं जानता हूं कि लालची लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। वो फिर आएगा और अगली बार और भी पागल होगा। क्या तुम्हें डर लगता है? मैं हल्का सा हंसा। मुझे डर है कि वो पर्याप्त पागल ना हो, केवल जब वो पूरी तरह पागल होगा ली जेंगावा की नींव पूरी तरह टूटेगी। 5 साल बाद क्यूजो इंटरनेशनल सेंटर में इस समय एक लाइव प्रसारण हो रहा था जो पूरे टेक्नोलॉजी जगत को हिला देने वाला था। मैं धीरे धीरे मंच के केंद्र की ओर चला। मैं क्यूजो टेक्नोलॉजी ग्रुप का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर बन चुका था। मुझे क्यूजो का राजकुमार भी माना जाता था। पिछले 5 सालों में मैंने न केवल जू चिंग को कंपनी के अंदर के दुश्मनों को खत्म करने में मदद की, बल्कि अपने पिछले जीवन की यादों का इस्तेमाल करके मोबाइल इंटरनेट, नई ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सही निवेश किया। क्यूजो टेक्नोलॉजी की मार्केट वैल्यू 50 गुना बढ़ गई। असली मां और बेटा। लिन गोडोंग ने नया खरीदा हुआ तांग सूट पहना हुआ था। हालांकि अभी भी वह दबा दबा सा लगता था, लेकिन कम से कम साफ और ठीक ठाक दिख रहा था। लिन गोडोंग ने कहा, मैं तो लगभग पहचान ही नहीं पाया। लिन हाओ ने यह दृश्य देखा तो उसकी मानसिकता तुरंत टूट गई। जलन और शिकायतें उसके दिमाग में तुरंत भर गईं। वो दौड़ कर आया और मेरी कॉलर पकड़ ली। चिल्लाया, लिन त्यान, तुम मुझे बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें पहले से पता था कि वो आदमी पागल है। तुमने जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाया। मैंने अपने पागल भाई को बिना भाव के देखा, उसे मुझे पकड़ने दिया। मेरी आवाज ठंडी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। यह तुम्हारा अपना चुनाव था, रोने से भी कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन लिन हाओ ने मेरा हाथ छोड़ दिया और झू चिंग की ओर मुड़ा। वो झू चिंग को नहीं जानता था, बस उसे एक अमीर औरत समझ रहा था जिसे लिन गोडोंग ने फंसा लिया है। ठीक है, तुम अभी अभी तलाक हुआ और तुरंत एक अमीर औरत ढूंढ ली। ये औरत अंधी है जो तुम पर फिदा हो गई। लिन हाओ ने झू चिंग की ओर उंगली उठाकर कहा, आंटी, इन बाप बेटे के झांसे में मत आना। ये जुआरी हैं, चालाक और छोटे लोग हैं। ये सिर्फ तुम्हारे पैसे ठगना चाहते हैं। इस बार न लिन त्यान ने कुछ किया, न लिन गोडोंग ने, बल्कि झू चिंग ने। झू चिंग का चेहरा ठंडा हो गया और उसने लिन हाओ की ओर देखा। यही वो छोटा बेटा है जिसे तुम्हारी पूर्व पत्नी ले गई थी। सच में बिल्कुल अशिक्षित है। उसने जोरदार थप्पड़ मारा। लिन हाओ के मुंह के कोने से खून निकलने लगा। वो पूरी तरह हैरान था। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता है मेरे पिता अब कौन है? ली जेंगुआ। मानो या ना मानो, मैं उसे कहूंगा कि वो तुम्हें खत्म कर दे। लिन हाओ ने डराने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ली जेंगुआ का नाम सुनते ही जू चिंग की आंखों में घृणा झलक गई। एक बिजनेस प्रतिद्वंदी के रूप में वो जानती थी कि ली जेंगुआ कैसा आदमी है। एक अचानक अमीर बना इंसान जो तोड़फोड़ से ऊपर आया है और जिसकी निजी जिंदगी भी गंदी है। जू चिंग ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए अपने बैग से एक बिजनेस कार्ड निकाला और हल्के से लिन हाओ के चेहरे पर फेंक दिया। जाकर ली जेंगुआ से कहना, मैं जू चिंग हूं। अगर वो अपने कुत्ते को संभाल नहीं सकता तो मुझे उसके कुत्ते का घर गिराने में कोई दिक्कत नहीं। हालांकि लिन हाओ जू चिंग को नहीं जानता था, लेकिन आसपास के सिक्योरिटी गार्ड और वेटरों का सम्मानपूर्ण रवैया देखकर और लिन गोडोंग के चेहरे के भाव देखकर उसे समझ आ गया कि वो बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। लिन हाओ ने लिन गोडोंग की ओर देखा और परिवार का सहारा लेने की कोशिश की। मैंने बहुत दुख झेला है। ली जेंगुआ मेरी मां को मारता है और मेरी परवाह नहीं करता। मैं वापस आना चाहता हूं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। लिन गोडोंग ने अपने बेटे को रोते हुए देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसके शरीर के चोटों को देखकर लगा कि उसने बहुत कष्ट झेला है। वो आगे बढ़कर उसे गले लगाने ही वाला था। मैंने लिन गोडोंग की ओर देखते हुए कहा, क्या आपको हमारा समझौता याद नहीं है? अब जो भी पैसा आप कमाते हैं वह मेरी वजह से है। अगर आप इस एहसान फरामोश को वापस लाना चाहते हैं तो मैं अभी चला जाऊंगा। आप खुद उसे पालिए। अगर ली जेंगहुआ को पता चला कि आपने उसके सौतेले बेटे को छुपाया है तो क्या आपको लगता है वह आपकी टांगें नहीं तोड़ेगा? लिन गोडोंग तुरंत रुक गया। जीवित रहने के सामने उसका सस्ता पितृप्रेम तुरंत टूट गया। उसने हाथ रगड़े और नजरें चुराते हुए कहा, वो चूंकि तुम्हारी मां ने तुम्हें चुना है, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। बेहतर है तुम वापस जाओ। लिन हाओ जैसे बिजली गिरने से स्तब्ध रह गया। उसने अविश्वास से अपने पिता को देखा। जो पिता पहले उसकी हर बात मानता था, अब पैसे और स्थिरता के लिए उसे ऐसे ठुकरा रहा था जैसे कोई गेंद हो। उसने मेरी ओर घूर कर देखा। मैं धीरे धीरे अपनी कफ ठीक कर रहा था। देखो, यही वो शॉर्टकट है जिसे तुमने चुना था। जू चिंग ने घृणा से हाथ हिलाया। इसे बाहर निकालो। कई सिक्योरिटी गार्ड तुरंत आए। लिन हाओ को पकड़कर बाहर खींच ले गए। मुझे छोड़ दो लिन त्यान, लिन गोडोंग, तुम लोगों का अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं वापस आऊंगा। मैं जरूर तुम्हें पछताने पर मजबूर करूंगा।
लिन हाओ की गालियां दूर होती गईं और राहगीरों का ध्यान आकर्षित करती रहीं। कमरे का माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। लिन गुओडोंग असहज बैठा था। उसे लगा कि उसकी इज्जत चली गई है और बेटे के लिए भी दुख हो रहा था। उसने सिर झुका लिया और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। जू चिंग ने दिलचस्पी से पूछा, तुम्हें पता था कि वो आएगा? मैंने उसे चाय का कप भरकर दिया और कहा, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं जानता हूं कि लालची लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। वो फिर आएगा और अगली बार और भी पागल होगा। क्या तुम्हें डर लगता है? मैं हल्का सा हंसा। मुझे डर है कि वो पर्याप्त पागल ना हो। केवल जब वो पूरी तरह पागल होगा, ली जेंगावा की नींव पूरी तरह टूटेगी। 5 साल बाद क्यूजो इंटरनेशनल सेंटर में इस समय एक लाइव प्रसारण हो रहा था जो पूरे टेक्नोलॉजी जगत को हिला देने वाला था। मैं धीरे धीरे मंच के केंद्र की ओर चला। मैं क्यूजो टेक्नोलॉजी ग्रुप का एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर बन चुका था। मुझे क्यूजो का राजकुमार भी माना जाता था। पिछले 5 सालों में मैंने न केवल जू चिंग को कंपनी के अंदर के दुश्मनों को खत्म करने में मदद की, बल्कि अपने पिछले जीवन की यादों का इस्तेमाल करके मोबाइल इंटरनेट, नई ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सही निवेश किया। क्यूजो टेक्नोलॉजी की मार्केट वैल्यू 50 गुना बढ़ गई। वह चीन की सबसे अमीर महिला बन गई। आज का लिन गुओडोंग भले ही अभी भी मेरे पास कोई क्षमता नहीं है, लेकिन खंखारता है। मेरे पापा के रूप में उन्हें बाहर लिन लाओ के नाम से सम्मान मिलता है। पक्षियों को घुमाने, चाय पीने और पैसे खर्च करने वाली जिंदगी जीते हैं। उसी समय हाईचेंग के सबसे अराजक कॉलून वॉल्ड सिटी में अंडरग्राउंड ब्लॉक के एक काले इंटरनेट कैफे में बिखरे हुए हालात में लिन हाओ मरने की कगार पर था। कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। ये 5 साल उसके लिए नरक जैसे थे। ली जेंगहुआ ने उसे कभी इंसान समझा ही नहीं। पहले 2 साल सिर्फ शारीरिक सजा दी गई। बाद में ली जेंगहुआ का बिजनेस बिगड़ गया तो उसने उसे सीधे पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया। शाओ माई खुद को बचाना चाहती थी। उसने उसकी कोई परवाह नहीं की, बल्कि ली जेंगहुआ के साथ मिलकर उसे अपशकुनी कहकर डांटती रही। इसके अलावा जुए के कर्ज चुकाने के लिए स्कूल में चोरी करने पर उसे निकाल दिया गया। ली जेंगहुआ ने मौका देखकर उसे घर से भी निकाल दिया। सारे आर्थिक स्रोत बंद कर दिए गए। शाओ माई ने चोरी छिपे उसे हजारों डॉलर दिए, लेकिन 1 महीने से भी कम समय में उसने सब कुछ कसीनो में हार दिया। अब वह सूदखोरों के लाखों के कर्ज से बचने के लिए तिब्बत में छिपा हुआ था। वह नाली के चूहे जैसी जिंदगी जी रहा था। लिन हाओ ने दांत भींचे। अगर उसने शुरुआत में अपनी मां को चुना होता, अगर वह उस बेकार बाप के साथ गया होता, तो आज स्टेज पर खड़ा वही होता। जू चिंग की अरबों की संपत्ति भी उसी की होती। तभी कुछ भारी भरकम आदमी इंटरनेट कैफे का दरवाजा खोलते हैं। लिन हाओ घबरा गया। कर्ज वसूलने वाले आ गए। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वो लुढ़कते भागते पीछे की खिड़की से निकल गया। सूदखोर बोले, आज रात पैसे नहीं दिए तो इसका एक हाथ काट देंगे। कांपते हुए उसने अपना टूटा हुआ फोन निकाला और कॉन्टैक्ट लिस्ट देखने लगा। शाओ माई ने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया था। ली जेंगहुआ के पास जाना मतलब मौत था। उसकी उंगली एक नंबर पर रुकी, पुराने आदमी का नंबर, यानी लिन गुआडोंग। पिछले कुछ सालों में वो चुपके से कई बार लिन गुआडोंग से संपर्क कर चुका था। वो बूढ़ा आदमी नरम दिल था। भले ही कहता था कि उसे परवाह नहीं, लेकिन हर बार जब वो दुखी होकर रोता तो वो चुपचाप उसे लाखों भेज देता। लेकिन इस बार जुए का कर्ज बहुत बड़ा था। दूर क्यूजो बिल्डिंग की चमकती रोशनी को देखकर उसके मन में एक खतरनाक विचार आया। जब नरमी काम नहीं करती तो सख्ती सही। उसने नंबर मिलाया और कॉल लगते ही अपनी जांघ जोर से दबाई और बेहद दर्दनाक आवाज में रोने लगा, मदद करो, मैं मरने वाला हूं। दूसरी तरफ एक एंटीक शॉप में चाय पी रहे लिन गुआडोंग के हाथ कांप गए। बैंगनी मिट्टी की केतली लगभग गिर गई। क्या हुआ? तुम ठीक हो? कहाँ हो? पिता की चिंतित आवाज सुनकर लिन हाओ के होठों पर मुस्कान आ गई। ओ बूढ़े आदमी, आखिर फिर से काम आ ही गए। अगर पैसे नहीं दिए तो अपने बेटे को बेरहम मत कहना। एक सुनसान कपड़ा फैक्ट्री इलाके में एक काली वोक्सवैगन कार फैक्ट्री के गेट पर रुकी। दरवाजे खुले। लिन गुआडोंग काले छाते के साथ एक भारी चमड़े का बैग कसकर पकड़े हुए घबराते हुए नीचे उतरे। 2 घंटे पहले उन्हें लिन हाओ का कॉल आया था। वो फोन पर दिल तोड़ देने वाले तरीके से रो रहा था। कह रहा था कि उसने सूदखोरों का कर्ज लिया है और अगर 50 लाख नहीं दिए तो उसे मार दिया जाएगा। डर के मारे लिन गुआडोंग ने सू चिंग को बताने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने घर से कुछ नकद लिया और सू चिंग द्वारा दिया गया एक कीमती जेड पेंडेंट भी बैग में डाल लिया। वो गोदाम के अंदर पहुंचे। लिन हाओ कुर्सी से बंधा हुआ था। उनका दिल दर्द से भर गया। वे छाता फेंककर उसकी ओर दौड़े। तभी अंधेरे से 3 आदमी बाहर आए। उनके हाथों में लोहे की पाइप और चाकू थे।
एक दागदार चेहरे वाला आदमी आगे बढ़ा। तो ये है उस लड़के का अमीर बाप। लिन गोदोंग डर के मारे लगभग घुटनों पर गिर पड़े। भाइयों, पैसे लाया हूं, मेरे बेटे को मत चोट पहुंचाओ। उन्होंने बैग खोला, उसमें नकद और जेड पेंडेंट था। ये 5 लाख नकद है और ये जेड किंग राजवंश का है, जिसकी कीमत लाखों में है। उसे छोड़ दो। दागदार आदमी ने पेंडेंट उठाकर देखा। माल अच्छा है, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने लिन गोदोंग के पेट पर लात मारी। वे चीखते हुए कीचड़ में गिर पड़े। लेकिन यह काफी नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा। हमने जांच की है, तुम्हारा बेटा लिन तियान का भाई है। 50 लाख तो कम से कम चाहिए। लिन गोदोंग रो पड़े। मेरे पास सच में इतना पैसा नहीं है। इसी समय लिन हाओ बंधा हुआ, कुर्सी पर बंधा हुआ। अचानक उसने मुंह में फूसा हुआ कपड़ा थूक दिया। जो हाथ बंधे हुए थे उन्होंने भी आसानी से रस्सी खोल दी। वो खड़ा हुआ और अपनी कलाई हिलाई। उसके चेहरे पर जो डर और दयनीयता थी, उसकी जगह अब एक ठंडी सुन्न भावना ने ले ली, जो लिन गोडोंग ने पहले कभी नहीं देखी थी। लिन गोडोंग की आंखें फैल गईं। लिन हाओ उसके पास आया, ऊपर से अपने कीचड़ से सने पिता को देखा। उसकी नजरें ऐसे थीं जैसे किसी मरे हुए कुत्ते को देख रहा हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया। क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे 50 लाख नकद चाहिए? इस टूटे पत्थर से किसे बेवकूफ बना रहे हो? लिन गोडोंग की आवाज कांप रही थी। तुम इनके साथ मिले हुए हो? कोई और रास्ता नहीं था पापा। मैं बहुत कर्ज में हूं। लिन हाओ नीचे झुका और जेड पेंडेंट उठा लिया। ली जेंग हुआ, वो बूढ़ा कमीना जिसने मुझे घर से निकाला। माँ को मेरी परवाह नहीं। अगर मैं तुम्हें नहीं ढूंढूंगा तो किसे ढूंढूंगा? तुम लिन तियान के पिता हो, मेरे भी पिता हो। वो शाही जिंदगी जी रहा है और मैं खाना भी नहीं खा सकता। मैं तुम्हें बचाने आया हूं। लिन गोदोंग की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारा असली बाप हूं। तुम्हें बाहर वालों के साथ मिलकर मुझे कैसे फंसा सकते हो? लिन हाओ अचानक गुस्से में आ गया। उसने कॉलर पकड़कर उसे झकझोर दिया। थूक उसके चेहरे पर गिर रहा था। अगर तुम सच में मुझे बेटा मानते तो 5 साल पहले मुझे क्यों नहीं ले गए? मुझे उस नरक में क्यों छोड़ दिया? तुम्हें पता है मैंने ये 5 साल कैसे बिताए? तभी दागदार आदमी ने झुंझलाकर कहा, बस बहुत हुआ। फोन निकालो। उस लिन तियान को कॉल करो। उससे पैसे मंगाओ। एक पैसा कम हुआ तो उंगली तोड़ दूंगा। लिन हाओ ने तिरस्कार से हाथ बढ़ाया। जल्दी करो। लिन गोदोंग ने अपने सामने खड़े अजनबी जैसे बेटे को देखा। उसका दिल टूट चुका था। उसने कांपते हुए फोन निकाला। उसे नहीं दोगे? लिन हाओ चिल्लाया। फोन मेरे पास रहेगा। मैं शाओशिया को कॉल नहीं करूंगा। इस मामले में उसे नहीं घसीटूंगा। इस पल इस दब्बू आदमी में पहली बार थोड़ी हिम्मत आई। उसे समझ आ गया था, लिन हाओ अब बचने वाला नहीं है। अगर उसने लिन तियान को कॉल किया तो वो एक अंतहीन गड्ढा होगा। ये लिन तियान और सूचिंग दोनों को बर्बाद कर देगा। बूढ़े, शर्म नहीं आती? लिन हाओ की आंखों में खतरनाक चमक थी। उसने मुक्का उठाया, लिन गोडों के सिर पर मारने के लिए। तभी गोदाम का बड़ा लोहे का दरवाजा अचानक जोर से टूटकर खुल गया। एक जबरदस्त ताकत अंदर घुसी। 2 काले ऑफ रोड वाहन स्टील के जानवरों की तरह अंदर घुस आए। उनकी तेज हेडलाइट्स ने पूरे गोदाम को दिन की तरह रोशन कर दिया। लिन हाओ और गुंडे तेज रोशनी से आंखें नहीं खोल पा रहे थे। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें ढक ली। दरवाजे खुले। काले टैक्टिकल वेस्ट पहने 1 दर्जन प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड तेजी से बाहर निकले। उनकी हरकतें तेज और निर्दयी थीं। कुछ ही सेकंड में उन्होंने सभी गुंडों को काबू कर लिया। एक गुंडे को लोहे की पाइप समेत जमीन पर पटक दिया गया। हड्डियों के टूटने और चीखों की आवाज गूंज उठी। लिन हाओ अभी समझ भी नहीं पाया था कि उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया गया। उसका चेहरा ठंडी गंदी सीमेंट फर्श से चिपका दिया गया। मैं हाथ में काला छाता लिए रोशनी और छाया के बीच से चलता हुआ आया। मैंने अपने आदमियों को इशारा किया कि पिता को उठाए। शाओ शियान, लिन गोदोंग ने अपने बड़े बेटे को ऐसे देखा जैसे कोई देवता उतर आया हो। फिर उसने छोटे बेटे को देखा, जमीन पर दबा हुआ, मरे हुए कुत्ते जैसा। शर्म से उसका सिर झुक गया। मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, सीधे लिन हाओ के पास गया। बॉडीगार्ड ने उसके बाल पकड़कर सिर उठाया। भैया, मैं गलत था। मुझे मजबूर किया गया। उन्होंने मुझे मजबूर किया। लिन हाओ ने मुझे देखते ही गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। माँ की कसम, इस बार माफ कर दो। मैंने जेब से वॉइस रिकॉर्डर निकाला और प्ले किया। इंटरनेट कैफे में उसकी आवाज गूंजी, अगर पैसे नहीं दिए तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ूंगा। लिन हाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा। तुम मेरी जासूसी कर रहे थे। मैं सिर्फ अपने परिवार की रक्षा कर रहा हूं। मैंने शांत स्वर में कहा। मुझे नहीं पता था कि सबसे बड़ा खतरा परिवार के अंदर से आएगा।
मैंने लिन गोदोंग की ओर देखा, जो कांप रहा था। अब साफ दिख रहा है, यही है वो छोटा बेटा जिसके लिए तुम तरसते थे। लिन गोदोंग ने चेहरा ढककर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैंने हाथ हिलाया। दागदार आदमी को पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। जानबूझकर चोट पहुंचाना, अपहरण और वसूली, 20 साल जेल के लिए काफी है। और जहां तक लिन हाओ की बात है, मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें पुलिस के हवाले करना बहुत आसान सजा होगी। तुम्हें जुआ पसंद है ना? मैं तुम्हें मौका देता हूं। मैं तुम्हारा 50 लाख का कर्ज चुका दूंगा और आज ही तुम्हें साउथ ईस्ट एशिया के एक जुआ सेंटर भेज दूंगा। वहां ना इंटरनेट है, ना आज़ादी, सिर्फ अंतहीन मजदूरी और पछतावा। जब तक तुम हमारा 50 लाख वापस नहीं चुका दोगे, तब तक वापस आने की सोच भी मत। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, लिन हाओ चीखा। वह उन जगहों के बारे में जानता था, एक बार अंदर गए तो निकलना नामुमकिन होता है। मुझे बचाओ, उसने पागलों की तरह लिन गोदोंग से मदद मांगी। लेकिन इस बार लिन गोदोंग ने मुंह फेर लिया, एक शब्द भी नहीं कहा। मैं खड़ा हुआ और ठंडे स्वर में आदेश दिया। लिन हाओ की चीखें बारिश की आवाज में डूब गई। वह गोदाम के दरवाजे तक चला गया। बाहर मूसलधार बारिश को देखते हुए गरज के साथ बिजली कड़क रही थी। यह बाप बेटे का खेल आखिरकार खत्म हो गया। लिन गोदोंग का दिल पूरी तरह टूट चुका था और लिन हाओ भी पूरी तरह बर्बाद हो गया था। अब बारी थी उस औरत की जो हमेशा पर्दे के पीछे रही, हो मिन और अजय ली जैनहुआ की। ली जैनहुआ की कंपनी की वित्तीय काली सच्चाई चीन सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन को भेज दी गई। मैंने अपने बगल में खड़े सहायक से धीमे से कहा, कल शेयर बाजार खुलेगा, मैं उसकी स्टॉक को गिरते हुए देखना चाहता हूं। अगली सुबह ली रियल एस्टेट ग्रुप के ऑफिस में ली जैनहुआ हैरान था। वह कंप्यूटर स्क्रीन से चिपका हुआ था, वह तेज गिरती हरी लाइन। उसी सुबह चीन सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन ने ली की कंपनी के खातों की अचानक जांच की। इसके बाद कई मुख्यधारा मीडिया ने एक साथ खबर चलाई, रिश्वतखोरी और घटिया निर्माण के घोटाले का शक, पुख्ता सबूत, यहां तक कि उसने संबंधित लोगों को तोहफे भी दिए थे। रिकॉर्डिंग्स भी सामने आ गईं। यह हमला बहुत सटीक था, बहुत निर्दयी। यह किसी प्रतिस्पर्धी का सामान्य तरीका नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कई सालों से उसे देखा हो, उसकी सारी कमजोरियां निकाल ली और एक ही वार में खत्म कर दिया। मुझे पता है किसने किया है, ली जैनहुआ ने कांपती सचिव पर चिल्लाया। सचिव हकलाते हुए बोली, चेयरमैन, जानकारी का स्रोत एक विदेशी सर्वर से है, मैं उसे ट्रेस नहीं कर पा रही। एक शॉर्ट सेलिंग एजेंसी ने पहले ही बड़ी संख्या में शॉर्ट ऑर्डर लगाए थे। फायदा क्यूशू टेक्नोलॉजी के वेंचर कैपिटल फंड को हुआ है। क्यूशू टेक्नोलॉजी? ली जैनहुआ की आंखें सिकुड़ गईं। यह सू किंग की कंपनी कैसे हो सकती है? हम दोनों का कोई टकराव नहीं था। वो हाईटेक में है, मैं रियल एस्टेट में। कोई संबंध नहीं। गलत, एक और इंसान है, लिन तियान, जो सू किंग के पीछे की असली ताकत है। बिजनेस दुनिया का कसाई। ली जैनहुआ को 5 साल पहले का वह दिन याद आया, जब लिन हाओ को जाओ माई के साथ एक दावत में लाया गया था और जाते समय कहा गया था, लिन तियान वापस आएगा, बदला लेगा। तब उसने इसे बच्चे की बात समझा था। अब याद आते ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये बदला नहीं, पूरी बर्बादी थी। चेयरमैन, बैंक का फोन आया है। 500 मिलियन युआन 3 दिन में चुकाने होंगे, नहीं तो संपत्ति जब्त होगी। कंस्ट्रक्शन साइट पर समस्या है, सप्लायर पैसे नहीं मिलने पर कूदने की धमकी दे रहा है। बुरी खबरें लगातार आती रहीं। ली जैनहुआ कुर्सी पर ठह गया, जैसे अचानक 10 साल बूढ़ा हो गया हो। सब खत्म हो गया। उसका साम्राज्य उस युवक के हाथों में कागज के खिलौने जैसा टूट गया। झाओ माई खाली लिविंग रूम में बैठी थी, सामने ठंडा पड़ा खाना। उसका दिल घबराहट से भरा था। कई दिनों से उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। फोन बंद, वीचैट का जवाब नहीं। उसे कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। हालांकि लिन हाओ बिगड़ा हुआ था, लेकिन वो उसका बेटा था। इस ठंडी अमीर जिंदगी में वही उसका सहारा था। दरवाजा खुला। ली जैनहुआ नशे में धुत अंदर आया। उसने झाओ माई के बाल पकड़कर उसे सोफे पर फेंक दिया। झाओ माई चीखी। उठने से पहले ही ली जैनहुआ ने बेल्ट निकाल ली। ये सब तेरे अच्छे बेटों का किया हुआ है, वो पागलों की तरह मारते हुए चिल्लाया। अगर तेरे बड़े बेटे लिन तियान का भूत ना होता तो मेरी कंपनी कैसे गिरती? और अगर छोटे बेटे लिन हाओ ने मेरा खून न चूसा होता तो मेरी कैश फ्लो खत्म कैसे होती? थककर वह सोफे पर गिर गया। एक पैर झाओ माई के पेट पर रख दिया। दफा हो जा यहां से, तुझे देखकर घिन आती है। कल तलाक दूंगा,
अपना सामान लेकर निकल जा, ये घर भी जब्त होने वाला है। झाओ माई जैसे बिजली गिरने से सुन हो गई। इतने साल उसने सिर्फ इस अमीर पत्नी के नाम के लिए सब सहा था। अगर तलाक हो गया तो उसके पास क्या बचेगा? लिन हाओ गायब था। वह खुद बूढ़ी और कमजोर थी, काम करने की भी क्षमता नहीं। मैं तलाक नहीं लूंगी, पति पत्नी का रिश्ता होता है। वह रोते हुए उसके पैरों से लिपट गई। ली झैनहुआ ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। तूने मुझसे शादी सिर्फ पैसे के लिए की थी, अब मेरे पास पैसे नहीं है तो ये नाटक क्यों? वह सो गया। झाओ माई कोने में सिकुड़ कर बैठ गई। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। उसने लिन हाओ को कॉल करना चाहा। फोन अभी भी बंद था। निराश होकर उसने फोन उठाया। कॉफी टेबल पर एक वित्तीय पत्रिका रखी थी। यह ली जेंगहुआ की सदस्यता थी। आमतौर पर वह इसे देखने की परवाह नहीं करता था, लेकिन आज कवर पर उस युवा की तस्वीर ने उसकी नज़र को चुंबक की तरह खींच लिया। वो है लिन तियान था। शीर्षक था, क्यूशू साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिन तियान, 90 के दशक के बाद के अरबों के कारोबारी नेता। जाओ माई कांपते हाथों से पत्रिका खोलती है। इंटरव्यू में लिन तियान की उपलब्धियों का विवरण था कि कैसे उसने सू किंग के साथ मिलकर एक व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया। उसकी संपत्ति 10 अरब से ज्यादा है। उसे प्रांत के शीर्ष 10 उत्कृष्ट युवाओं में आंका गया था। हर पंक्ति जैसे एक थप्पड़ थी जो उसके चेहरे पर जोर से पड़ रही थी। जाओ माई खुद से बड़बड़ाई। उसकी आंखों में अचानक लालच चमक उठा। यहां ली जेंगहुआ के पास वो कुत्ते की तरह पिटती और डांटी जाती थी, यहां तक कि हजारों रुपए भी चेहरे देखकर मिलते थे। और जिसे उसने छोड़ दिया था वही बड़ा बेटा अब अरबपति बन चुका था। मैं उसकी अपनी मां हूं। जाओ माई अचानक हंस पड़ी। वो बेहद विकृत खुशी थी। खून पानी से गाढ़ा होता है। कानूनी रूप से वो है लिन तियान की जैविक मां है। अब लिन तियान इतना अमीर है, उसकी कुंगलियों के बीच से थोड़ा सा भी मिल जाए तो उसके खाने पीने की चिंता खत्म हो जाएगी। और हालांकि लिन तियान बचपन में कम बोलता था, पर दिल से बहुत नरम था। बस खुद रोकर अपनी गलती मान लेगी तो वह जरूर माफ कर देगा। सोचते ही जाओ माई ने अपने शरीर के दर्द की परवाह नहीं की। अलमारी में घुसकर अपने सबसे अच्छे कपड़े ढूंढने लगी। कल बेटा, माँ तुमसे मिलने आ रही है। अगली सुबह झाओ माई क्यूशू टेक्नोलॉजी ग्रुप के मुख्यालय की पहली मंजिल पर दिखाई दी। एक चीख सुनाई दी, मुझे अंदर जाने दो, मैं तुम्हारे मिस्टर लिन की असली मां हूं। देखती हूं कौन मुझे रोकता है। झाओ माई धक्का मुक्की करती हुई रिसेप्शन की लड़की से उलझ रही थी। उसकी तीखी आवाज लॉबी में गूंज रही थी, मैडम, बिना अपॉइंटमेंट के आप ऊपर नहीं जा सकती। और मिस्टर लिन बोर्ड मीटिंग में है। रिसेप्शनिस्ट घबराकर रोने वाली थी, लेकिन सामने वाली खुद को मिस्टर लिन की मां बता रही थी, इसीलिए वो सिक्योरिटी को बुलाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। कौन सा अपॉइंटमेंट? बेटा अपनी मां से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेगा। लिन तियान, बाहर आओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? अमीर बनकर अपनी मां को नहीं पहचानते। झाओ माई जमीन पर बैठ गई, जांघें पुटते हुए रोने लगी। सब लोग देखो, लिन तियान जैसा बड़ा बॉस अपनी असली मां को बाहर फेंक देता है। नालायक बेटा। आसपास के कर्मचारी और ग्राहक आपस में फुसफुसाने लगे। झाओ माई ने भीड़ को देखकर मन ही मन खुशी महसूस की। वो जानबूझकर मामला बड़ा करना चाहती थी। लिन तियान एक मशहूर शख्स है, उसे बदनामी से सबसे ज्यादा डर लगता है। जैसे ही जनमत बनेगा उसे मजबूरी में उसे मानना पड़ेगा। तभी एक्सक्लूसिव लिफ्ट का दरवाजा खुला। एक ठंडी आभा पूरे माहौल में फैल गई। यहां कौन हंगामा कर रहा है? सू किंग सफेद सूट में ऊंची हील्स पहनकर बाहर आई। उसके पीछे कई अधिकारी थे। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। जैसे ही झाओ माई ने सू किंग को देखा, उसकी आंखों में जलन भर गई। उसने नाक सिकोड़कर कहा, अच्छा तो तुम हो वो चुड़ैल। तुमने ही लिन तियान को मेरे खिलाफ भड़काया है ना? सू किंग उसके पास आई, उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ गहरी दया और शांति थी। झाओ माई, तुम अभी भी इस स्तर तक नहीं पहुंची हो। झाओ माई उसके दबाव में एक पल के लिए पीछे हट गई, लेकिन फिर चिल्लाने लगी, ज्यादा घमंड मत करो। मैं लिन तियान की मां हूं। जब तक मैं जिंदा हूं वो मेरा बेटा है। अगर मैं मुश्किल में हूं तो उसे मेरी देखभाल करनी होगी। तभी सू किंग के पीछे से एक शांत पुरुष आवाज आई। लिन गुओडोंग हाथ में टिफिन लेकर धीरे धीरे बाहर आया। वो सू किंग के पास खड़ा हुआ, टिफिन असिस्टेंट को दिया और फिर झाओ माई की ओर ठंडी नजरों से देखा। झाओ माई, तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? झाओ माई हंसी, मुझे क्यों शर्म आए? लिन गुओडोंग, अब तो तुम कुत्ते जैसे दिखते हो। तुम्हें अपनी एक्स वाइफ की कोई परवाह नहीं। लिन गुओडोंग की आवाज अचानक तेज हो गई। तलाक के समझौते में साफ लिखा था, लिन तियान मेरे पास रहेगा, लिन हाओ तुम्हारे पास। हम दोनों की जिंदगी का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। ये तुमने खुद कहा था, है ना? झाओ माई हकलाने लगी। वो इसलिए क्योंकि उस समय तुम गरीब थे।
कर्ज में डूबे थे और वो बच्चा भी कमजोर था, एक बोझ। लिन गुओडोंग ने उसकी ओर उंगली उठाई। उसकी आवाज कांपी नहीं, हर शब्द दिल पर वार कर रहा था। तुम लिन हाओ को लेकर एक अमीर घर में खुशी खुशी शादी कर ली, मुझे और मेरे बेटे को कचरे की तरह फेंक दिया। तब तुम्हें क्यों नहीं लगा कि तुम गलत कर रही हो? जब शी ओशन बीमार था, उसे बुखार था और उसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे, तुम कहाँ थे? तुम ली जंगहुआ के साथ गोल्फ खेल रहे थे। आसपास के लोग हूटिंग करने लगे। जनमत की दिशा तुरंत बदल गई और लिन गुओडोंग एक कदम आगे बढ़ा। गुस्से में झाओ माई पीछे हटती गई। तुम्हारा प्यारा बेटा लिन हाओ कुछ दिन पहले मुझे किडनैप करके मारने वाला था। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? बिल्कुल पता है। तुम्हें तो बस अपनी ऐश की जिंदगी की परवाह है। तुम पहले ही एक अमीर परिवार में मजे कर रहे हो। ली जंगहुआ फिसल गया। तुम्हारे पास अब खून चूसने के लिए कोई नहीं बचा। मुझे लगता है कि मेरा एक बड़ा बेटा है। झाओ माई के पास क्या बेटा नहीं है? बेशर्म। झाओ माई को इतना बड़ा झटका लगा कि वो जमीन पर ही ढह गई। कोई रास्ता नहीं बचा। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। लिन गुओडोंग ने अपनी पूर्व पत्नी को जमीन पर देखा। उसकी आंखों में बची आखिरी ममता भी खत्म हो गई। ओह लिन गुओडोंग, तुम्हारे पास जरा भी जमीर नहीं है। अगर मैं ना होती। वो अब भी संघर्ष करने की कोशिश कर रही थी। सिक्योरिटी गार्ड शू क्यांग ने ठंडे स्वर में कहा, इस पागल औरत को बाहर फेंक दो, भविष्य में ब्लैकलिस्ट कर दो। श्यू शू साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिंदुस्तान में ही भिन्न बागी होने वाली मैं इसे नहीं देखना चाहता। चार लंबे चौड़े सिक्योरिटी गार्ड तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने झाओ माई को ऐसे उठा लिया जैसे कोई मरा हुआ कुत्ता हो। मुझे छोड़ दो, मैं लिन तियान की मां हूं। लिन तियान बाहर आओ, तुम पर बिजली गिरेगी। झाओ माई की चीखें दूर होती गईं, जब तक कि उसे गेट के बाहर नहीं फेंक दिया गया। दूसरी मंजिल के गलियारे में मैं रेलिंग से टिक कर खड़ा था, हाथ में काली कॉफी का कप लिए, नीचे हो रही हर चीज को चुपचाप देख रहा था। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे मैं किसी ऐसे नाटक को देख रहा हूं जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। पीछे खड़े एक सचिव ने सावधानी से पूछा, मिस्टर लिन, क्या मीडिया को संभालना है? नहीं। मैंने कॉफी का घूंट लिया। मेरे पिताजी को गुस्सा निकालने दो। मैंने गेट के बाहर कीचड़ में रोती हुई उस आकृति की ओर देखा। इस जीवन में मैं लिन तियान अपने दिल में किसी के प्रति शर्मिंदा नहीं हूं। मैं दूसरों के योग्य हूं। मैं इस लंबे जीवन के योग्य हूं।